मई जून 2025 का पेपर वेरिएंट 2, यानी आपके सीनियर्स ने ये पेपर अटेम्प्ट किया होगा। नाउ वी नीड टू लुक एट दिस कि ये पेपर वाकई क्या इतना मुश्किल था या नहीं था। ये सारी चीजें हमें एनालाइज करनी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास पहला एमसीक्यू है, सही है। आप लोगों के लिए पोलिंग का ऑप्शन मैं ऑन रखूंगा, सही है, एट डिफरेंट एमसीक्यूज एंड जाहिर सी बात है कि हर एमसीक्यू की हम पोलिंग शायद ना कर सकें, लेकिन जिनकी करेंगे आई वांट 100% पार्टिसिपेशन। अ यूनिवर्सिटी रिजेक्ट्स 2000 क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स, सही है। तो who wish to study there, which factor of production could have caused the university to make this decision? अब आप देखें, आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं जब पोलिंग ऑन करूं आप लोग अपने आंसर्स दे सकते हैं, सही है। एंड द पोल हैज बीन लॉन्च्ड। जबरदस्त, हमारे पास 50% बच्चों ने जवाब दे दिया है और सबने सही जवाब दिया है। Alright. So yeah, I'm ending the poll now. The answer is B. जब भी scarcity of labor होगी, we won't be able to, uh, teach those 2000 applicants. Okay. The next MCQ आपके सामने है, तो ये आप लोग खुद पढ़ें। Just give me 2 minutes. I need to go someplace. मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ओके जी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और आ जाए, मैं आप लोगों के लिए पोल स्टार्ट कर देता हूँ। संजय हमारे पास जो है वो माइनर है, सही है। तो लोकल माइन बंद हो गई है। व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, अब ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने आंसर क्या सबमिट किया है? यस, एंड आई फाउंड दिस कि यही होगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ए और बी में ही। तो लेट्स लुक एट, ओके, ओके, दैट्स परफेक्ट। 45 और 48% का रेशो है, 50 और 43 का। आई एम एंडिंग द पोल नाउ एंड इफ यू कैन सी द आंसर इज बी। सर, व्हाई इज इट नॉट ए? वो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की बात कर रहा है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये, या एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन पे जाना। सो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है कि एक ट्रक ड्राइवर एक लेट्स से इलेक्ट्रिशियन बन जाता है, दैट्स ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। और अगर संजय ऑक्यूपेशनली मोबाइल है, मतलब इमोबाइल है, इसका मतलब यह है कि उसके पास रेलेवेंट स्किल्स ही नहीं है।
इफ ही विशेस टू लिव नियर हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये है कि ये जियोग्राफिकली इमोबाइल, दिस इज बेसिकली जियोग्राफिकली इमोबाइल। आगे भी बात समझ में आ जाए अगला। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ पीपीसी is at point X. What is the economy's labor market will allow it to reach point Y? तो Y पे आने के लिए आपका पीपीसी का आउटवर्ड शिफ्ट होना जरूरी है। अब पीपीसी का आउटवर्ड शिफ्ट होगा कैसे? Employed workers become more productive. Yes, this is the right answer. If they're more productive, the PPC would shift outwards. Unemployed workers find new jobs. नहीं, ये गलत है। तो बी को अगर मैं बताऊं तो बी यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे है, एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट एक्स। वर्कर्स इमिग्रेट फॉर हायर वेजेस, सो इफ दे आर इमिग्रेटिंग, ई वाला है, दिस मींस दे आर एग्जिटिंग द इकोनॉमी, तो आपका पीपीसी इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगा। वर्कर्स रिटायर एट यंगर एज, मतलब 50 पे रिटायर हो रहे हैं, तो अगेन पीपीसी इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस गलत हो गए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। What are both macroeconomic decisions? Macroeconomic बड़ा कीवर्ड है, क्योंकि आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक छोटा सा एस्पेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। वो बोलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, दिस इज पार्ट ऑफ योर माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। सही है, तो बस इस हद तक आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है शुरू के 15 एमसीक्यूज में। अब ये देखें, स्कूल रिक्रूट्स मोर टीचर, तो ये तो सिर्फ एक स्कूल की बात है। Central bank reduces money supply. This can be an answer. Government increases tax. This can be an answer. Households cut energy use. तो ये एक सेक्टर है एनर्जी। अब इन बी और सी का ही डिसीजन टू दे देना। गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन डिफेंस। यस, बी इज द राइट आंसर। अब देखें सी। फार्मर डिसाइड्स विच क्रॉप टू ग्रो। अब ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप विच क्रॉप की बात कर रहे हैं तो ये एक इंडस्ट्री हो गई, एक स्पेसिफिक मार्केट हो गई। डन हो गया? सही है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। द टेबल शोज द कॉफी डिमांडेड पर डे एंड द क्वांटिटी सप्लाइड एट इक्विलिब्रियम प्राइस। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम प्राइस आइडेंटिफाई करेंगे जहां डिमांड और सप्लाई बराबर है, तो हमारे पास ये रही इक्विलिब्रियम प्राइस। What will be the total expenditure on coffee? It's a very easy MCQ, बहुत आसान है। मैं पोलिंग ऑन कर रहा हूं एंड आई वांट 100%। अच्छा, ये जो आप लोग मुझे कमेंट में अपने आंसर्स बता रहे हैं ना, डोंट डू दैट। सही है, आप लोग एक काम करें, सिर्फ अगर कोई इशू है तो वो कमेंट में आप डिस्कस कर लें। यस अली, फरवा, समझ नहीं आ रहा। इक्विलिब्रियम निकाल लिया आपने, मैंने हाईलाइट कर दिया इक्विलिब्रियम। सही है, तो अब आपको निकालना है टोटल खर्चा कितना होगा, टोटल खर्चा। कस्टमर कितना खर्च करेगा इक्विलिब्रियम पे, दैट्स द क्वेश्चन। तो आप कॉमन सेंस यूज करें, कॉमन सेंस से आपको आंसर मिल जाएगा। एंड आई एम एंडिंग द पोल नाउ, जिस पे मुझे पता चला कि सिर्फ 50% बच्चों ने सही जवाब दिया है, विच इज 200। तो बेसिकली एक्सपेंडिचर निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एक्सपेंडिचर आ जाएगा। 200, सॉरी 20 किलो 10 किलो के हिसाब से आप खरीद रहे हो, 200 हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी टेक्निकल एमसीक्यू, और ये पहले भी टेस्ट हो चुका है। ये देखिए, द डायग्राम शोज द डिमांड कर्व फॉर ओनली टू बायर्स इन अ मार्केट। तो एक है ये, और एक किंक हुआ हुआ है, यानी पहले आहिस्ता से गिर रहा है और फिर धड़ाम करके तेजी से गिर रहा है। What will be the shape of the market demand curve for the goods? तो मार्केट डिमांड कर्व के लिए आपको इन दोनों को ऐड करना होगा। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, सबसे पहले तो हम हिस्सा बना देते हैं, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा तो सेम ही लग रहा है, तो इट विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। और जो नीचे वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है, इसकी इलास्टिसिटी में डिफरेंस है। इस वाले का डिमांड कर्व बहुत तेजी से गिर रहा है, तो अगर हम दोनों को मिलाएंगे
तो एक कर्व यूं है और एक कर्व थोड़ा सा यूं है, तो अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। सही है, लेकिन इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। सही, बी तो हो ही नहीं सकता। सही है, क्योंकि डाउनवर्ड होना चाहिए, यानी इस पॉइंट के बाद नीचे गिरना चाहिए। ये आंसर पता है कब सही होता है? ए, जब आपके पास यहां तक फिक्स रहता और इसके बाद इस तरीके से नीचे। लेट्स लुक एट सी। अब आप देखें सी, सी इज द राइट आंसर। सही है, आपके पास इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग और फिर इसका स्लोप चेंज हो रहा है, तो दैट्स द कॉन्सेप्ट। अब डी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इट हैज टू डिक्रीज एट अ फास्टर रेट, तेजी से नीचे गिरना चाहिए ऊपर के मुकाबले में। क्योंकि अगर आप दोनों कर्व्स को देखें तो इस पॉइंट पे द डिमांड कर्व इज फॉलिंग एट अ फास्टर रेट। तो जब दोनों को भी कंबाइन करेंगे तो फास्टर रेट से ही फॉल होगी। दिस इज अ टेक्निकल एमसीक्यू जो कि ग्राफिकली ज्यादा मुश्किल है। अभी मैंने बता दिया ना, वाई सी एंड वाई नॉट बी। सही है, ये एक मुश्किल एमसीक्यू है। इफ एनीवन वांट्स टू टेक अ पिक्चर ऑफ दिस एंड आस्क मी लेटर, यू कैन डू दैट। आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू बहुत बार टेस्ट हो चुका है, सही है ना? ये प्रीवियस क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर्स में आया हुआ है। Now, this is an easy one. The diagram shows the market for ice cream and the effect of a very hot weather. तो जब very hot weather होगा, the demand will increase. सही है? If the price had remained P1 even during hot weather, तो जब hot weather था यानी जब demand बढ़ गई, price अभी भी P1 है. What was likely to have happened in the market of ice cream? तो let's ignore this D1 और मैं प्राइस को यहाँ पे कर देता हूँ। तो दिस बिकम्स माय क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस बिकम्स माय क्वांटिटी सप्लाई। क्योंकि सप्लाई कम है, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? जरा लिख के बताएं क्या होगा। जबरदस्त करिए। देयर विल बी अ शॉर्टेज। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। Okay. Which supply, the supply of which good is likely to be more price elastic? What do you mean by price elastic? SAT. तो जो भी चीज सप्लायर के लिए बेनिफिशियल है, स्टोरेबिलिटी होना बेनिफिशियल है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल बेनिफिशियल है, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस का कम होना बेनिफिशियल है। तो अब आप अपने पास ऑप्शंस देखें एंड मैं पोल पे आपसे पूछता हूं कि इसका सही जवाब क्या होगा। 1, 2, 3। जबरदस्त, ये शुरू में जो 15-20 बच्चे जवाब दे देते हैं ना, बड़े अच्छे जवाब देते हैं। परफेक्टो। हमारे पास 90% लोगों ने जवाब दिया है सी, एंड दैट इज राइट। इट इज इजीली स्टोरेबल, यस। टाइम टेकन टू प्रोड्यूस कम है, तभी इलास्टिक होगा। जिन्होंने डी सेलेक्ट किया है उन्होंने 1 ईयर सेलेक्ट किया है। तो 1 ईयर इज बेसिकली व्हाट, इट्स मोर टाइम, so it will make it inelastic। और एक बच्चे ने बी सेलेक्ट किया है, भाई इलास्टिक है, इन इलास्टिक नहीं है। तो ये तो बी होता सही जब इन इलास्टिक होता, और सी है सही बिकॉज इट इज इलास्टिक। व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डीमेरिट गुड? डीमेरिट गुड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लुक एट द ऑप्शंस। मैं 20 सेकेंड्स बाद पोलिंग ऑन करूंगा। यस, एक्चुअली स्टूडेंट्स आर वेरी क्विक। बहुत तेजी से काम कर रहे हो भाई आप लोग तो, धूम मचाई हुई है। जबरदस्त। 96% लोगों ने सही जवाब दिया है, विच इज बी। इट इज ओवर कंज्यूम्ड। इफ इट इज ओवर कंज्यूम्ड मतलब सिगरेट ज्यादा पी जा रही है तो मार्केट फेलियर होगा।
ये डीमेरिट गुड है। एक बच्चे ने सी सेलेक्ट किया है, वो गलत था। अब वो गलत क्यों है? क्योंकि इफ इट इज ओवर प्रोड्यूस्ड। अच्छा, सिगरेट का ज्यादा प्रोड्यूस होना मार्केट फेलियर नहीं है। अगर सिगरेट ज्यादा प्रोड्यूस होगी कोई इशू नहीं है, लेकिन जब सिगरेट ज्यादा कंज्यूम होगी तो इशू है। अब ये है दिमाग में रखने वाली बात। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ दिस इज एन एमसीक्यू जहां पे हमें थोड़ी कैलकुलेशन की जरूरत तो शायद नहीं होगी। नहीं, इसमें नहीं है हमें कैलकुलेशन की जरूरत। द टेबल शोज द एवरेज वेज इन 4 कंट्रीज। इन विच कंट्री इज देयर अ ग्रेटेस्ट रिलेटिव वेज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फीमेल? किस मुल्क में सबसे ज्यादा ज्यादती हो रही है हमारी प्यारी खवातीन पे? बताएं जी, ऑप्शंस देखें, कॉमन सेंस यूज करें। And I'll give you another 10 seconds to lock in your answers. Only 50% have submitted their answers. और फड्डा चल रहा है हमारे पास बी और डी पे। और सही जवाब तो आपको पता चलेगा अब। चैलेंज हमने एंड कर दिया पोल, और बड़ा खतरनाक फड्डा हो गया था बी और डी पे। अब आप देखेंगे, जिन्होंने डी सेलेक्ट किया उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया? उन्होंने बोला औरतों को 100 रुपए कम मिल रहे हैं, तो उन लोगों ने डी सेलेक्ट किया। और जिन्होंने बी सेलेक्ट किया उन लोगों ने क्या बोला कि 50% कम मिल रहा है, 50% वेजेस है। सही जवाब बी है। आप हमेशा प्रोपोर्शनेटली देखोगे, प्रोपोर्शनेटली तो 120 मर्दों को मिल रहा है और 60 औरतों को, तो 50% मिल रहा है। डी में आप देखो, 300 मिल रहा है तो वहां 200 मिल रहा है, मतलब 100 रुपए कम मिल रहे हैं। लेकिन प्रोपोर्शनेटली अगर आप देखें आपको 67% मिल रहे हैं। जी जकरिया। लेकिन ये रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा वो है कि मुझे एडिट करनी पड़ती है, तो उसमें इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम टू बी अपलोडेड। अभी आज की तारीख में मेरी 2 क्लासेस हैं, और मैंने पिछली 3 क्लासेस की रिकॉर्डिंग अभी तक अपलोड नहीं की है। तो इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, सही है ना? तो ये है। आ जाए, तो बी हमारे पास सही जवाब है, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली आप देखेंगे। आगे भी बात समझ में। अब मिसाल के तौर पे, एक बंदा है उसको 100 रुपए मिल रहे हैं और औरत को मिल रहे हैं 10 रुपए। और एक जगह पे आप बोलो कि भाई 1,000 रुपए मिलने मर्द को और 500 रुपए मिलने औरत को, तो अगर आप देखें तो 500 रुपए कम मिलने औरत को। इसका मतलब ये थोड़ी औरत के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन ज्यादा ज्यादती यहाँ पे हो रही है, क्योंकि आपको बिल्कुल कम पैसे मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यू ऑलवेज हैव टू लुक एट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सही है। अब आ जाए, अब मैं आपको इसकी एक और मिसाल देके समझाता हूँ, बल्कि छोड़ दें वो, यहाँ पे आ जाए। द एवरेज टोटल कॉस्ट फॉर अ फर्म आफ्टर अ मर्जर, तो ये है एवरेज टोटल कॉस्ट का ग्राफ। व्हाट व्हाई इज द मूवमेंट एक्स टू वाई लाइकली रिजल्ट इन दिस मर्जर? पहले तो बताएं, एक्स से वाई जब हम मूव कर रहे हैं, हमारी एटीसी बढ़ रही है, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? चैट पे बताएं क्या कहते हैं। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये अली कौन है भाई? ये अली तो बड़ा शातिर बना हुआ है, एंड बहुत तेजी से जवाब दे रहा है। गुड। अच्छा, अब आप देखें ऑप्शंस ए बी सी डी एंड ट्राई टू फिगर आउट विच इज द राइट आंसर। ओ अली अर्श, अपनी अपनी जान है अली अर्श। अली अर्श है। The firm faces problems of coordination between departments. That is the right answer. Yeah. C is the right answer। और बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो हो नहीं रही, कंज्यूमर डिमांड का ताल्लुक है ही नहीं यहाँ से। डिस्काउंट इज ऑल्सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सो देयरफॉर सी इज द राइट आंसर। 11 के बाद आ जाए 12। रेस्टोरेंट्स
हसान नवीद, आप चैट पे लिख दो। मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फिर मैं आपकी चैट पढ़ लेता हूँ। अ रेस्टोरेंट एम्प्लॉयज टू chefs who make all the meals and are served to the customer. What is likely to increase productivity of the chef? बहुत आसान है, बहुत आसान है। Look at the options. लो भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही यार तुम लोग के एमसीक्यूज तो इतने हलवा हैं यार। ऐसे ऐसा भी होता है कुछ? 50% पार्टिसिपेशन रेट हो गया है। 60%। एवरी वन शुड रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड करें करें। 70%। जो नहीं कर पा रहे वो मोर पे जाएंगे, ऑप्शंस पे, वहां पे पोल होगा, तो पोल ओपन कर लें अगर क्लोज हो गया। भाई ये चलें जी, यहाँ पे हो गया भंड। 94% लोगों ने सही जवाब दिया, 2% लोगों ने गलत जवाब दिया है। डी इज द राइट आंसर। दो जो हमारे पास करण अर्जुन थे, उन्होंने बी सेलेक्ट किया। यार, टेल मी हाउ द हेल वुड अ शेफ बी मोर प्रोडक्टिव इफ यू कट हिज पे? मैं तुम्हारी तनख्वाह कम कर दूं तो तुम ज्यादा दिल से काम करोगे? अरे क्या कर रहे हो भाई, पागल पागल हो गए हो क्या? व्हाट आर फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट दैट आर प्रेजेंट इवन व्हेन द आउटपुट इज जीरो, एज सिंपल एज दैट। आई वुड नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम आर्ग्यूइंग ऑन दिस वन। आ जाए। The table shows the daily output and cost of four firms making chairs. Which firm has the highest average cost? अब एवरेज कॉस्ट को निकालने का तरीका आपके पास है कि आप इन दोनों को ऐड करें। आपके पास एवरेज कॉस्ट नहीं आएगी, आपके पास टोटल कॉस्ट आएगी। और फिर आप उसको डिवाइड करें बाय द यूनिट्स, आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट आएगी। सही। तो एवरेज टोटल कॉस्ट इज बेसिकली एवरेज कॉस्ट। आपके पास 240, इन दोनों को ऐड किया। 180, इन दोनों को ऐड किया। 360, इन दोनों को ऐड किया। 450, इन दोनों को ऐड किया। अब डिवाइड करना है हमने यूनिट से। तो 240 डिवाइडेड बाय 6 गिव्स मी 40। 180 डिवाइडेड बाय 90 गिव्स मी 20। 360 डिवाइडेड बाय 12 तो 30। एंड 450 डिवाइडेड बाय 15 गिव्स मी 30। तो सबसे ज्यादा एवरेज टोटल कॉस्ट कहाँ थी? 40 पे थी। एंड दिस इज द ओनली वे, हाँ ये दिमाग में रखना, दिस इज द ओनली वे यू कैन फिगर आउट द राइट आंसर is by calculating. The moment you stop using your pens and calculators, you're not able to get the answers correctly. So, yeah. Now let's move on to the next MCQ. The only information known about a firm is the price it charges for the product and the quantity it sells. दो चीजें पता है, प्राइस और क्वांटिटी। व्हाट एल्स कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस? इससे आप क्या नतीजा अखज कर सकते हो? 20 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं। और यस, 20 सेकंड का टाइम, फिर मैं पोलिंग ऑन करूंगा। पोलिंग ऑन करूंगा। ओके, सो हमारे पास पोल लॉन्च हो चुका है। अब आप मुझे आंसर का जवाब देंगे।
हो गया। हमारे पास 83% लोगों ने सही जवाब दिया है, विच इज डी। कुछ लोगों ने गलत जवाब भी दिया है, बी और सी। यू कैन नॉट फाइंड द एवरेज कॉस्ट बिकॉज कॉस्ट तो दी भी नहीं है। You cannot find out the profit because you do not have the cost, you only have the revenues. सही है। आ जाए। If a very competitive market, यानी perfect competition, becomes a monopoly, what will be likely to increase and what will be likely to decrease? तो अगर perfect competition monopoly बन जाती है, तो क्या barrier to entry increase होगी? Yes. क्या कंज्यूमर चॉइस इंक्रीज होगी मोनोपोली में? नो। लॉन्ग रन प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे? यस। आउटपुट इंक्रीज होगा? नो। मोनोपोली क्या करती है? मोनोपोली एक वो गंदी बच्ची है जो प्राइसेस बढ़ा के प्रोडक्शन कम करके शॉर्टेज कर देती है ताकि लोग महंगा खरीदें। व्हाट विल डिक्रीज? मोनोपोली इज अ लार्ज फर्म। तो लार्ज फर्म होगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंक्रीज होगा, तो ये आंसर नहीं है। तो हमने ए कैंसल आउट कर दिया, बी और डी भी कैंसल आउट कर दिया, बचा सी। सी इज द राइट आंसर। एंड लुक एट कंपटीशन, द कंपटीशन विल डिक्रीज व्हेन वी आर अ मोनोपोली। दिस इज कॉमन सेंस, सही है ना? तो दिस इज द 16th एमसीक्यू। एंड लेट्स मूव ऑन टू द 17th one. Many central banks around the world decreased the interest rates during recession caused by a pandemic. What was the most likely macroeconomic aim? बताएं, इंटरेस्ट रेट कम करने से क्या होगा? कौन सा एम अचीव होगा? अब ये सारे ही एम्स हैं, सही है, सारे ही एम्स हैं। आप सोच के जवाब देना, चैट पे नहीं, पोल पे। और ये 5 सेकंड बाद पोल हम ओपन कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4 and 5। ओके, नाउ कंफ्यूजिंग। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग सेव कम करेंगे, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ज्यादा होगी। बताएं, अगर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ज्यादा होती है तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। करंट अकाउंट सरप्लस में नहीं होगा क्योंकि जब आप सेव कम करोगे आप इंपोर्ट ज्यादा करोगे, और इंपोर्ट ज्यादा करोगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन लो नहीं होगी। एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यहाँ से प्रूव नहीं होता, वो टैक्सेस का ज्यादा रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है। ये भी नहीं हो सकता, एंड ए इज द राइट आंसर। डन हो गया। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द 18th एमसीक्यू। Okay, now this is good. The diagram shows the percentage of income taken by a tax at different level of income. तो इतना हम टैक्स पे कर रहे हैं और ये हमारी इनकम है। तो आसानी के लिए समझा देता हूं, अगर मेरी इनकम 100 है तो मैं टैक्स पे कर रहा हूं लेट्स से 5%। और अगर मेरी इनकम लेट्स से 200 है तो मैं टैक्स पे कर रहा हूं लेट्स से 4%। तो विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द टैक्स? सोचें। और मैं यहाँ पे पोल ओपन कर देता हूं। द पोल हैज बीन लॉन्च्ड। टूट पड़ो। ओके, नाउ 90% बच्चों ने सही जवाब दिया है। नहीं, 84 हो गए भाई। 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गलत जवाब, 5 हो गए। 5 बच्चों ने गलत जवाब दिया। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। इट इज रिग्रेसिव। When poor pays more,
परसेंटेज ऑफ टैक्स। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, रिग्रेसिव इन नेचर हो जाता है। बड़ा सिंपल था। ये बच्चे क्यों मैसअप कर रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, ये क्या, आई डोंट नो। लेकिन बेटा ऐसा नहीं करो। What is not likely a consequence of a rise in budget deficit? बजट डेफिसिट अगर राइज होगा तो कॉन्सिक्वेंस क्या नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। नॉट अ कॉन्सिक्वेंस। अगर बजट डेफिसिट राइज हो रहा है मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है तो गवर्नमेंट बोरो ज्यादा करेगी, दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस। बोरो ज्यादा करेगी तो नेशनल डेट बढ़ जाएगा, दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी ज्यादा होगी, दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है बजट डेफिसिट में और करंट अकाउंट डेफिसिट में। बजट डेफिसिट इज डिफरेंट और करंट अकाउंट डेफिसिट इज डिफरेंट। इसका इम्पैक्ट करंट अकाउंट पे आएगा, देयरफॉर ये बजट डेफिसिट से रिलेट नहीं कर रहा, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ बजट डेफिसिट। आ जाओ 20। When a government aims to encourage economic growth, it may adopt supply side policy. Which policy is a supply side policy? Right? Look at the options. Do not tick demand side policies. Demand side policies अपने को नहीं चाहिए, अपने को चाहिए क्या, सप्लाई साइड पॉलिसीज। और ये आपकी पोलिंग मैंने ऑन कर दी। ओहो हो, फड्डा आ गया, फड्डा। इस एमसीक्यू में फड्डा हो गया भाई। अरे भाई, इतना आसान एमसीक्यू। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सप्लाई साइड पॉलिसी, तो यही है ना भाई। अच्छा, रिड्यूस सर इनडायरेक्ट टैक्स आपने पॉलिसी लिखवाई है सप्लाई। बिल्कुल सही है, वो मैंने आपको लिखवाई है, लेकिन टैक्सेस का जो भी पॉइंट होगा ना वो दोनों तरफ आएगा, वो फिस्कल पॉलिसी भी होगी और वो सप्लाई साइड पॉलिसी भी होती है। सही है, तो ये बिल्कुल है आपका वैलिड है, सही है पॉइंट। और ये एग्जामिनर ने इसीलिए टेस्ट किया था। जो चीज प्योर सप्लाई साइड पॉलिसी है ना वो रिट्रेनिंग ऑफ लेबर है। आप लोगों ने बहुत सारे चैट्स में कमेंट दिए हुए हैं। हम्म, तो अब होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये क्यों होती है। सही है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसीज में टैक्सेस भी तो आता है, सही है ना, तो इस वजह से वो फिस्कल पॉलिसी का भी पार्ट है। ऑल दो सप्लाई साइड पॉलिसी का भी पार्ट है, मैं ये मना नहीं कर रहा, लेकिन लेकिन इट्स बेसिकली फिस्कल। जब भी टैक्सेस आएगा वो दोनों पॉलिसीज में फॉल करेगा। अगर तो मेरे पास डी होता ही नहीं तो सी वुड हैव बीन द राइट आंसर, लेकिन क्योंकि मेरे पास डी है तो इट्स द बेटर ऑप्शन। सही है, therefore D is the right answer in this case. An economy is that is fully employed is forecasted to have increased in total demand. तो fully employed है, हर बंदा employed है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि what is most likely to increase? अगर fully employed और डिमांड भी बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड मतलब एग्रीगेट डिमांड, क्या आपके पास पॉवर्टी बढ़ेगी? नहीं, पॉवर्टी तो कम होगी क्योंकि ये फुली एम्प्लॉयड। क्या डेफिसिट होगा? डेफिसिट तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से होता है, वो उसका जिक्र ही नहीं है। क्या लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी? नहीं, वो बोल रहा है फुली एम्प्लॉयड है और लोग ज्यादा माल खरीद रहे हैं, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यस, दिस इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज अ ट्रिकी वन।
हाँ भाई, ये एमसीक्यूज में यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिपीटेड एमसीक्यूज भाई। ये कोई वो नहीं है कि आपके लिए नए एमसीक्यूज तराश करके लेके आएगा। वो कुछ एमसीक्यूज नए भी होंगे, लेकिन एक लिमिटेशन है, एक हद तक ही आप नए पूछ सकते हो। A government conducted a labor survey. It only included the people of working age in the survey. Results are shown below. Working age हमारे पास वन 10 million है, employed 7 million, unemployed 1 million, not seeking work 2 million. What is the percentage of working age population in the labor force? सबसे पहले labor force निकाल लेते हैं। तो labor force में employed plus unemployed, which is 8 million। यानी इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, सही है, तो ये लेबर फोर्स हो गई। तो वर्किंग एज मेरे पास 10 million है, और लेबर फोर्स में 8 million है। तो कितना परसेंटेज ऑफ पीपल आर इन द वर्क, आर इन द लेबर फोर्स? 80%। अच्छा, अब ये देखें, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आपके पास अनएम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है। तो अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये आपसे सिर्फ पूछ रहा है कि कितने लोग लेबर फोर्स में हैं जो कि वर्किंग एज में, सही है। तो वर्किंग एज में 10 million है, लेकिन लेबर फोर्स में सिर्फ 8 million है। तो कितना परसेंटेज बना? 80% बना। A school leaver is unable to find a job immediately after completing their education. What type of unemployment is this? They are unable to find a job. So what type of unemployment is this? बहुत आसान है, बहुत आसान है। यस, इट इज फ्रिक्शनल। जबरदस्त, आप लोग चैट पे बता रहे हैं, इट इज फ्रिक्शनल। बहुत आला। क्योंकि टाइम टेकन टू फाइंड अ न्यू जॉब, दैट्स फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 इज अ बिट ट्रिकी, इसको अपन देख लेते हैं। Which changes are likely to lead to the biggest increase in inflation? इन्फ्लेशन कब होगी? जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, सही है ना। तो 5% से बढ़ गई, 5% से बढ़ गई, और सप्लाई कम होगी। तो कम हो गई 5% से, कम हो गई 5% से। आई बात समझ में? तो देखें, मैंने आप लोगों को एक चीज लिखवाई थी। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। तो टू मच मनी मतलब डिमांड इज हाई, टू फ्यू गुड्स मतलब सप्लाई इज लो। दैट विल क्रिएट इन्फ्लेशन। डज दिस मेक सेंस? सही है। In rural areas and developing countries, farmers grow food for their own consumption. Why might this mean GDP is a weak measure of standard of living? तो अगर मैंने कद्दू उगाया और खुद खा लिया, तो किसी के भी बाप को नहीं पता चलेगा उसका कितना कद्दू उगाया और कितना कद्दू मैंने खाया है। पता कब चलेगा गवर्नमेंट को? जब आप बेचोगे। लेट्स सी, द फूड इज नॉट एक्सपोर्टेड, नहीं इट्स नॉट, ये तो लोकली भी सेल होता तो जीडीपी का पार्ट होता। GDP does not include agricultural production. गलत, it includes. GDP only refers to public sector. गलत, private sector भी। D, the value of food is unknown. सही है, तभी तो वो जीडीपी का पार्ट नहीं, हमें पता ही नहीं हमने कितना उगाया, या मैंने कितना उगाया तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। सही है? ये सारी चीजें। 36, sorry 26, Japan's population has increasing proportion of elderly people. तो बुजुर्ग हजरात ज्यादा है। What is the likely impact on Japanese economy? इसका impact जापानीज इकोनॉमी में क्या होगा? Look at the options. Look at the options. And I am opening up the poll. And I expect you people to give me the right answers.
ओके, सो वी हैव 60% पीपल हैव आंसर्ड, और 60% बच्चों ने जिन्होंने आंसर किया है सही जवाब दिया है. लेट्स एंड एंड लुक एट government deficit will increase. Government spending on the elderly will increase. Therefore, there will be a deficit. कुछ बच्चों ने डी पे मुकाबला था. भाई भाई, आपके मुल्क में बुजुर्ग लोग हैं तो लेबर इंटेंसिव मेथड्स कैसे हो सकते हैं? भाई क्या हो गया है? सही है ना? तो थोड़ा सा दिमाग खोल के. और ग्रोथ कैसे इंक्रीज होगी? बुजुर्ग हजरात कैसे ग्रोथ करेंगे? इमिग्रेशन मतलब एग्जिट. बुजुर्ग हजरात ज्यादा हैं तो लोग एग्जिट क्यों करेंगे इकोनॉमी से? सही है, बुजुर्ग हजरात तो एग्जिट ही नहीं कर सकते. नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन. Argentina Argentine product initially sells for US for 50 when the exchange rate between the two countries 5 peso to $1. तो 5 पैसों का $1. The exchange rate changes to 10 peso for $1 and the price of the product remained unchanged in Argentina. What will be the new price of the product in the US? सबसे पहले अर्जेंटीना एक्सपोर्ट कर रहा है ना, और अर्जेंटीना 5 का था अब 10 का हो गया, तो अर्जेंटीना की करेंसी वीक हो गई है, तो उसके एक्सपोर्ट्स चीप हो जाएंगे. तो चीप हो गया तो इन दोनों में से आंसर है, ये आंसर नहीं होगा. अब मैं आपको समझाता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है. पहले हम यूएस में सेल कर रहे थे $50 का, बट इन टर्म्स ऑफ पैसो इट वॉज 250 पैसों का. अब वो बोल रहा है कि अर्जेंटीना में प्रोडक्ट की प्राइस रिमेन्ड अनचेंज, तो 250 पैसों का ही है. तो 250 divided by the new exchange rate, which gives me 25. And that is how you calculate in these type of MCQs. इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. सही है. पहले आप पैसों की वैल्यू निकालेंगे कि वो प्रोडक्ट कितने का था इन पैसों, और फिर आप उसको कन्वर्ट करेंगे बाय द न्यू एक्सचेंज रेट. सो बी इज द राइट आंसर. Three more MCQs to go. Mining by MNCs has both costs and benefit for the host nations. Which activity is least likely to offer benefit to the host nation? तो इसमें से कौन सी चीज है जो होस्ट नेशन को बेनिफिट नहीं करेगी? क्या डेवलपिंग फॉर कोर्सेज फॉर ट्रेनिंग बेनिफिट करेगी? यस. इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू एक्सपोर्ट, ये भी करेगी. यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, ये भी बेनिफिट करेगी. रिपाट्रिएटिंग मतलब सेंडिंग प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स टू द होस्ट कंट्री, यानी टू द ओरिजिन कंट्री. सही है. तो सी इज द लाइकली आंसर फॉर दिस. डन हो गया. आ जाए अगले दो एमसीक्यूज पे. The table shows the retail price at which the same book can be bought in 4 countries. तो ये आपके पास 4 कंट्रीज हो गई. बुक कितने की है? लोकल प्राइस में कैनेडियन डॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, न्यूजीलैंड डॉलर्स एंड पाउंड. What additional information is required to make a meaningful comparison of the price of books? अगर मुझे कंपेयर करना है कि भाई किस जगह बुक ज्यादा है, महंगी है या सस्ती है, तो मुझे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होगी? इससे आसान शायद एमसीक्यू हो नहीं सकता था, और ये रहा पोल. जबरदस्त. 90% बच्चों ने सही जवाब दिया है. 91 टू बी प्रिसाइज. एंड इट इज एक्सचेंज रेट. मीनिंगफुल कंपैरिजन के लिए भाई दोनों मुल्क यानी चारों मुल्क में बुक की कंपैरिजन करनी है, कहाँ सस्ता है कहाँ महंगा है, तो वहां पे अपने को इन्फ्लेशन रेट के बजाय एक्सचेंज रेट देखना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सचेंज रेट इन इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर होता तो हम इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते, इसको भी यूएस डॉलर में, इसको भी यूएस डॉलर में, इसको भी यूएस डॉलर में, एंड देन वी कुड हैव फाउंड आउट कि किस मुल्क में ज्यादा महंगी बुक है और किस मुल्क में सस्ती है.
द लास्ट, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सरप्लस ऑन द करंट अकाउंट? सरप्लस का मतलब हो गया एक्सपोर्ट्स आपके पास ज्यादा है और इंपोर्ट्स आपके पास कम है। लुक एट द ऑप्शंस। एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट्स कम है, तो इसका मतलब नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, और नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ गए इसका मतलब है एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ गई। नाउ आई हैव मेड सो इजी फॉर यू पीपल एंड द पोल हैज ओपन। हाँ, गड़बड़ गड़बड़, बच्चों को मसला है इस एमसीक्यू में। हम्म। ओके, आई एम एंडिंग द पोल नाउ। देखें, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो रियल जीडीपी बढ़ेगी, सही ग्राफ बना के आप देख सकते हैं। रियल जीडीपी बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी, दिस इज द राइट आंसर। एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो एक्सचेंज रेट स्ट्रांग होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन होगी, डिफ्लेशन नहीं होगी। सो दिस वाज इट फॉर टुडेस क्लास। अब हमारी अगली क्लास होगी कब? कल 3 बजे। और कल रोजा भी होगा, तो लेट्स सी, मैं आपको कंफर्म भी कर दूंगा। एंड मोस्ट प्रॉब्ली विल बी हैविंग अ क्लास टुमारो इंशाल्लाह। सही है, अपना ख्याल रखें एंड डू गिव मी अ फीडबैक on WhatsApp. I'll be waiting. Your feedbacks matter a lot. सही है, it helps me to get motivated. And अगर आप किसी को इशू है, वो आप लोग मुझे चैट पे पूछ सकते हैं, WhatsApp पे। चलें।